हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटाप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे बैंक का स्पेशल रिलेशनशिप पार्ट 2। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिंस इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आप टारगेट कर रहे हो ना जैब नवंबर 2025 को, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ना आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। बिकॉज इनसे ना आपको एक तो रियल एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है ना उनके बारे में क्लैरिटी मिलती है, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंक्रीज होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या राइट्स मिले हैं बैंक को। एक तो होता है राइट टू सेट ऑफ एंड अनदर वन इज बैंकर्स राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो सेट ऑफ को समझने से पहले ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर है जिसका नाम है राम। अब इसका ना बैंक में डिपॉजिट अकाउंट है। सपोज कीजिए ये एसबीआई बैंक है। तो एक ना सेम बैंक में इसका ओवरड्राफ्ट चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राम के अकाउंट में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, बट ओवरड्राफ्ट में पेंडिंग पेमेंट क्या आ रही है, 10,000 पे करना था उसने, तो उसने नहीं किया सपोज कीजिए। तो बैंक के पास यहाँ पे राइट होता है कि वो ये ओवरड्राफ्ट की पेमेंट ना राम के सेविंग अकाउंट से डिडक्ट कर सकता है। तो ये लीगल राइट जो है ना बैंक को मिला हुआ है। बट क्या है कि बैंक एक ही हो, ब्रांचेस अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ब्रांच एक ही होनी चाहिए। ब्रांच एक मुंबई में, सेविंग अकाउंट मुंबई में है, और ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो लोन लिया हुआ है वो दिल्ली ब्रांच से लिया हुआ है, दैट डजेंट मैटर। ऑल ब्रांचेस कंसीडर अ सिंगल एंटिटी। तो सेट ऑफ क्या है, राइट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट है, जो हमने यहाँ पे देखा कि ये कंबाइन कर सकते हैं हम दो अकाउंट्स को। स्टेटरी राइट मिला हुआ है बैंक को। रीजनेबल नोटिस देना पड़ता है कस्टमर को बिफोर अप्लाइंग द राइट ऑफ सेट ऑफ। ओके। अब नो एग्रीमेंट टू एक्सक्लूड सेट ऑफ, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि सेट ऑफ को एक्सक्लूड करने का, तो बैंक फिर सेट ऑफ अप्लाई करता है। तो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए, एक म्यूचुअल डेट जो वो कंसीडर किया जाता है। और ऑल ब्रांचेस सिंगल एंटिटी, जो हम कंसीडर कर रहे थे, देख रहे थे कि अगर एसबीआई मुंबई में सेविंग अकाउंट था और एसबीआई दिल्ली में हमने ओवरड्राफ्ट लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी ब्रांचेस को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है। कंटीजेंट डेट यानी कि जो डेट अभी पता ही नहीं इन फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, अभी प्रेजेंटली नहीं दिख रहा, तो उस पे ना सेट ऑफ नहीं लगता। ठीक है, उस पे हम सेट ऑफ नहीं लगा सकते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है। राइट। अब सेट ऑफ विदाउट नोटिस कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, डेथ हो जाए किसी कस्टमर की, तो वहां पे ना नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो उस कस्टमर के अकाउंट की पेंडिंग पेमेंट्स थी वो डिडक्ट करके बैंक क्या करेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ना वो उसके लीगल ईयर को आगे दे दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी हो रहा है, कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, तो इस केस में भी सेट ऑफ का नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। और गार्निशी ऑर्डर आया अगर, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई गार्निशी ऑर्डर मिलता है तो बैंक का जो ये राइट है ना, बैंक को जो स्पेशल राइट्स मिले हैं, सेट ऑफ हो गया, अप्रोप्रिएशन हो गया, लियन, वो पहले अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी गार्निशी ऑर्डर से पहले क्या है, बैंक अपना अमाउंट जो है ना वो डिडक्ट करते हैं कस्टमर के अकाउंट से। और यहाँ पे नोटिस मिल जाए बैंक को ऑफ असाइनमेंट ऑफ कस्टमर्स क्रेडिट बैलेंस, यानी कस्टमर ने अपना क्रेडिट बैलेंस किसी और को ही असाइन कर दिया है, तो उस केस में भी ना बैंक अपना राइट पहले अप्लाई करेगा। और नोटिस मिल जाए कि सिक्योर्ड मॉर्टगेज ओवर द सिक्योरिटी चार्जेस टू द बैंक, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है अब उसको आप किसी दूसरे बैंक में एज अ सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रखवा रहे हो, और बैंक को ये आपको पता चल जाता है, आपके करंट बैंक को जिससे आपने लोन लिया है, तो बैंक पहले ना अपना अमाउंट यहाँ पे एडजस्ट करेगा। और कस्टमर डजेंट हैव द राइट टू सेट ऑफ, कस्टमर के पास ये राइट नहीं होता सेट ऑफ अप्लाई करने का। यानी कि कस्टमर ये नहीं बोल सकता कि मेरा सेविंग अकाउंट जो है वो एक मुंबई में है, तो आप मेरे ना दिल्ली वाले जो ओवरड्राफ्ट वाली अकाउंट में पेंडिंग अमाउंट है उसको एडजस्ट कर लो इससे। वो बैंक खुद अप्लाई करते हैं, कस्टमर नहीं ये इंस्ट्रक्शंस दे सकता, कस्टमर खुद से नहीं बोल सकता। जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी तो फिर सेट ऑफ विदाउट नोटिस वहां पे भी एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, बट एफडी मैच्योर होनी चाहिए। तो ये था कि आप कहाँ पे सेट ऑफ अप्लाई कर सकते हो विदाउट नोटिस। अब सपोज कीजिए डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए। ठीक है, लोन लिया हुआ है बाय ए और प्रोप्राइटर्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी काफी वीडियोस में कि प्रोप्राइटर और जो उसका ओनर होता है ना उसमें कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होती, उनको लीगली एक ही कंसीडर किया जाता है, तो सेट ऑफ लगेगा। लोन लिया है ए और बी ने, तो डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए, तो सेट ऑफ अप्लाई होगा।
लोन लिया है एबीसी पार्टनरशिप फर्म ने और डिपॉजिट है इन द नेम ऑफ ए, देन सेट ऑफ विल बी अप्लाइड, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म में हमने डिस्कस किया था कि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जो उसमें पार्टनर्स होते हैं। और अब डिपॉजिट है इन द नेम ऑफ ए एंड बी, बट लोन लिया है ए ने और प्रोप्राइटर ने, तो यहाँ पे सेट ऑफ नहीं लगेगा बिकॉज डिपॉजिट्स तो ए और बी दोनों के नाम पे पड़े हुए हैं ना, तो उसमें तो बी का भी डिपॉजिट है, तो बी ने तो लोन लिया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा। अब लोन लिया है ए ने और प्रोप्राइटरशिप समझ लीजिए, डिपॉजिट है इन द नेम ऑफ एबीसी पार्टनरशिप फर्म, अब फर्म के नाम पे है, वहां पे डिपॉजिट्स क्या थे, अपोजिट था आपका, वहां पे डिपॉजिट थे उस इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे। यहाँ पे देखिए डिपॉजिट इन द नेम ऑफ ए, बट लोन लिया था एबीसी पार्टनरशिप फर्म में, बट डिपॉजिट ही एबीसी पार्टनरशिप फर्म के हैं, बट लोन सिर्फ अकेले एक पार्टनर ने लिया हो ए ने, तो फिर वहां पे सेट ऑफ अप्लाई नहीं होता। अब डिपॉजिट इन द नेम ऑफ एबीसी लिमिटेड, बट लोन लिया है बाय ए एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इसने लोन लिया है, तो यहाँ पे सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज डिपॉजिट किसके नाम पे पड़े हुए हैं, एबीसी कंपनी के नाम पे पड़े हुए हैं ना, तो सेट ऑफ नहीं लगेगा। लोन लिया है ए ने एज अ ट्रस्टी, बट डिपॉजिट है इन द नेम ऑफ द ट्रस्ट, तो यहाँ पे सेट ऑफ अप्लाई नहीं होगा, राइट। अब देखो डिपॉजिट इन द नेम ऑफ बी जो गारंटर है, लोन लिया ए ने, ये ए का जो ये फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसने गारंटी ली थी कि अगर लोन ए ने लिया हो चुका नहीं पाता तो मैं गारंटी देता हूँ, तो ए ने लोन लिया हो बट डिपॉजिट्स हो इन द नेम ऑफ बी जो कि गारंटर है, तो वहाँ पे सेट ऑफ अप्लाई होगा बिकॉज उसने गारंटी दी थी कि अगर ए डिफॉल्ट करेगा तो फिर बी जो है ना वो अमाउंट जो है वो पे करेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा सेट ऑफ कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारा आता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपने डिपॉजिट कराए 10,000 बैंक में और बैंक को कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी, है ना, आपने बैंक को नहीं बोला, आपके दो लोन चले हुए सेम बैंक पे, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, तो इस बैंक में आपका एक लोन ए है और एक लोन बी है, मान लीजिए कार लोन है, एक होम लोन है, ठीक है। बस आपने 10,000 डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक यहाँ पे ना राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज कर सकते हैं जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होगा, उस लोन में पहले अमाउंट ना पे कर देंगे। ठीक है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, अगर आप इंस्ट्रक्शन दे देते हो, आपने बैंक को बोला हो कि 10,000 में से ना 5,000 लोन ए में एडजस्ट कर लो, 5,000 लोन बी में एडजस्ट कर लो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट जब आपने ही कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, आपने सिर्फ डिपॉजिट कराया 10,000 को और बैंक ने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया फॉर योर बेनिफिट्स, तो वो क्या हो जाता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, और यहाँ पे ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है। अब राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन में अगर आपका जो डेट है जो ड्यू है विद इंटरेस्ट, तो जो पेमेंट है ना दैट टू बी फर्स्ट अप्लाई टुवर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि पहले इंटरेस्ट की पेमेंट होगी अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैरी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो पहले जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, सपोज कीजिए 10,000 आपका है ना, और प्रिंसिपल का अमाउंट है 4,000, तो यहाँ पे पहले इंटरेस्ट पे किया जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट होगा जो आपने ये डिपॉजिट कराए होते हैं बैंक में। ऑर्डर ऑफ टाइम के साथ भी ना राइट ऑफ प्रिपरेशन यूज होता है, कहने का मतलब क्या है कि जो पहले डेट लिए थे वो पहले सेटल होंगे। मान लीजिए आपने एक लोन लिया था जैन में, ठीक है, जिसकी पेमेंट जाने 2,000 की जाती है आपकी ईएमआई, और एक लिया आपने अप्रैल में, ओके, 3,000। तो पहले क्या इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि पुराने डेट पहले क्लियर होते हैं, ओके। इफ इक्वल स्टैंडिंग डिस्चार्ज प्रोपोर्शनलिटी, अगर इक्वल स्टैंडिंग्स है यानी कि इक्वल टाइम पे ही आपने लोन लिए, दो लोन आपके सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी आप उसको ना डिस्चार्ज कर दोगे उस अमाउंट को, राइट। तो ये आपका राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन था। तो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मिस्टर एक्स का क्या है, सेविंग अकाउंट है विद 5 लाख एंड पर्सनल लोन है 3 लाख का विद एबीसी बैंक। मिस्टर एक्स पासिस अवे, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, उनके लीगल एयर अप्रोच करते हैं बैंक को टू क्लेम द सेविंग बैलेंस। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट एक्शन कैन द बैंक टेक रिगार्डिंग द लोन बिफोर रिलीजिंग द फंड, क्या एक्शन बैंक लेगा, बैंक अप्लाई करेगा राइट ऑफ सेट ऑफ और रिकवर करेगा 3 लाख फ्रॉम सेविंग अकाउंट बिफोर पेइंग द एयर्स, या बैंक रिलीज करेगा एंटायर 5 लाख टू द लीगल एयर्स, या बैंक कैन नॉट सेट ऑफ द लोन आफ्टर द कस्टमर डेथ, या एयर्स मस्ट रीपे द लोन सेपरेटली। व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर, बैंक पहले ना राइट ऑफ सेट ऑफ अप्लाई करेगा और अपना 3 लाख रिकवर करेगा बिफोर पेइंग टू द ईयर। ये हमने पढ़ा ना, नोटिस देने की जरूरत नहीं है जब किसी कस्टमर की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए के दो लोन है विद एक्स वाई जेड बैंक, एक है होम लोन 5 लाख का, एक कार लोन है। उन्होंने डिपॉजिट कराया 1 लाख और बैंक को बोला कि यूज दिस फॉर माई कार लोन। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ शुड द बैंक अप्लाई द पेमेंट,
बैंक मस्ट अप्लाई टू द कार लोन एज पर मिस्टर ए रिक्वेस्ट, या बैंक कैन अप्लाई टू एनी लोन, बैंक मस्ट अप्लाई टू प्रोपोर्शनलिटी टू बोथ लोन, या बैंक शुड अप्लाई टू द होम लोन फर्स्ट. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? ए, बैंक अप्लाई करेगा कार लोन को एज पर मिस्टर ए रिक्वेस्ट, क्योंकि मिस्टर ए ने पहले ही बोल दिया कि जो अमाउंट मैं डिपॉजिट करा रहा हूँ उसको उससे ना मेरे कार लोन की पेमेंट कर दीजिए. तो वो कस्टमर की रिक्वेस्ट यहाँ पे कंसीडर की जाती है. इन केस अगर मिस्टर ए ने कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होती तो बैंक फिर प्रोफेशनलिटी एज पर द कि कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए क्या होता है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर देते. ओके. तो अब देखिए बहुत ही कम टाइम रह गया आपकी जॉब की प्रिपरेशन के लिए. सिंस ऑलरेडी सितंबर हैज स्टार्टेड, सो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है ना टाइम से स्टार्ट कीजिए. तो फॉर दैट आपको एक कोर्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कोर्सेज में आपको अपडेटेड नोट्स जो भी चेंजेस हुए ना आपके सब्जेक्ट्स में, कुछ डाटा पुराना है आपकी बुक में, वो सब अपडेटेड वे में आपको मिलता है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचा कि अब आप बुक्स वगैरह से स्टडी कर सको. तो आप यहाँ पे कोर्सेज में जाइएगा, जैप कोर्सेज पे जैसे क्लिक करेंगे ना आप तो जैप कोर्सेज में आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे. तो यू विल सी हेयर कॉम्बो में आपको मिलता है कंप्लीट मास्टर कोर्स, राइट, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, एंड यू आर गेटिंग फ्लैट 80% ऑफ. तो यू हैव टू यूज अ कूपन कोड जैब 80 टू गेट दिस ऑफर. अब बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यू कैन अप्लाई द कूपन कोड जैब 80 टू गेट दिस फ्लैट 80% ऑफ, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल इंडिविजुअल कोर्सेज, तो आपको यहाँ पे देखो सिंगल सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्सेज भी मिल रहे हैं. आईएएफएस के आप स्टडी करना चाहते हो, पीपीबी का स्पेसिफिकली कोर्स लेना चाहते हो, या एएफएम का या आरबीडब्ल्यूएम का, तो आप वो भी ले सकते हो. तो उसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है जैब 80 एंड यू विल गेट फ्लैट 80% ऑफ. और साथ के साथ ना यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है फॉर जैब नवंबर 2025 एग्जाम. तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो. आपको यहाँ पे ना सॉल्व पी वाई क्यूज मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, एंड यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 80% ऑफ. तो यहाँ पे कूपन कोड डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर. तो आपको यूज करना है टेस्ट 80 टू गेट दिस टेस्ट सीरीज, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द बाय नाउ, राइट. अगर फिर भी ना आपको लगता है आपको कोई और डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें ना फोन कर सकते हो. ये नंबर है, यू कैन रीच अस एट फ्रॉम 9 टू लाइक 6 p.m. और मेल कर सकते हो आप hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो. तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.